हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। तो आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पॉटिंग एरर्स पार्ट नेक्स्ट। इसको शुरू करने से पहले आपके मन में ज़रूर डाउट होगा कि सर ये जो पार्ट है इसके पहले के पार्ट्स में कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहला बेसिक डाउट्स बच्चों के मन में हमेशा ही आता है। मैं बोलता हूँ भाई, आप कुछ भी करने से पहले, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले एक काम क्या करो। सबसे पहले ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करो। हमारी टीम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना बहुत कुछ अपडेट डालती रहती है। आपके मन में आएगा सर अपडेट एज इन वॉट। भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पता लग जाएगा कि हमारी कोई लेटेस्ट कोई वीडियो, उसका लिंक आपको उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको पता चलेगा वीडियो है किस चीज़ की। आप टाइटल देख सकते हो। टाइटल से अगर आपको डाउट लगता है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें एग्जाम कवर हुए हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या कंडीशन, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। अब आता है कौन सा पार्ट है। इसके पहले के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐड कर दिया जाता है। तो वो भी टेंशन वाली बात नहीं कि हम कहाँ से अपना स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से कौन से पार्ट से हमें स्टार्ट करना है, वो भी टेंशन खत्म हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर इसका मतलब हमें टेंशन ही नहीं लेनी, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चेक करके शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ तो समझानी है। खैर चलो शुरू करते हैं। हमने जो बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे उसके आगे से शुरू करेंगे। और हमने 447 तक कर लिया था लास्ट में, ठीक है। चलो, तो दिस क्वेश्चन, ये लास्ट एक बार फिर से कह रहा है, रेसिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट फॉर द स्ट्रेंजर्स एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरिया। अब क्या कह रहा है, रेसिडेंट्स शुड कीप एन आई। रेसिडेंट्स शुड कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स acting suspectful in their area। सिंपल। तो आपने इसका आंसर जा करके डी ऑप्शन मार्क कर देना। आपको बेसिक चीज समझनी है कि यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव की फ्लॉ है। एडजेक्टिव के फ्लॉ को पहचान लेना है, आंसर करेक्ट लगा देना है। तो एक्टिंग सस्पेक्टफुल, एक्टिंग सस्पेक्टिंग नहीं होगा, एक्टिंग सस्पेक्टेड और सस्पेक्टफुल। एक्टिंग व्हाट सेंस क्या। शुरू करते हैं। एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद गुड गोल्ड मेडल इन 2021 समर ओलंपिक्स। बेसिक है क्वेश्चन, पर समझने की जरूरत है। और किसी भी क्वेश्चन को समझना हो तो आप ना पहले क्वेश्चन को थॉरली रीड करो। अगर कोई बच्चा ऐसा है, जैसे मान लेते हैं हमारे साथ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना इंग्लिश में वो पुअर है, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि एक बच्चा है वो इंग्लिश में पुअर है। अब इंग्लिश में पुअर है तो उसका मतलब उसको समझ में नहीं आता है, मतलब उसको सारे रूल्स वगैरह नहीं पता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी थोड़ी वैसी है कि मतलब रीड करता तो है और उसको एग्जैक्टली नहीं समझ आता क्या लिखा है, थोड़ा पुअर है। तो बेसिकली उसको अपने आप को ये बताते नहीं रहना है कि हम पुअर हूँ, मैं पुअर हूँ और मुझे कुछ क्या मुझे बता हूँ, ये सब कुछ नहीं। बेसिकली क्या करना है, सिर्फ ट्राई मारना है। तो ट्राई कैसे मारेगा जब कुछ भी आता नहीं उसको। तो उसका तरीका है, ट्राई मारने का मतलब ये होता है कि आप जब किसी सेंटेंस को टारगेट करो तो उसमें देखो बेसिक चीज क्या है कि ये जैसे वर्ड है किसी का नाम है, जैसे बीट है तो इसका मीनिंग अगर नहीं आता तो ढूंढ लो। बेसिक चीज हर है। तो आप इसके लिए प्रोनाउन टॉपिक जो हमने कराया हुआ है क्लास में ना, बेसिक्स भी तो कॉन्सेप्ट भी तो कवर करें, वो कवर करो। राइवल एडजेक्टिव है क्या, कैसे एडजेक्टिव क्या होता है, सारा कुछ पढ़ो। विथ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन टॉपिक। तो इस समय मैं इस बात को बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ आपके सामने कि भाई कॉन्सेप्ट वीडियो क्लास में इसीलिए कराए गए थे, कॉन्सेप्ट सारे बेसिक्स इसीलिए कवर कराए गए थे कि बच्चों आओ, पहले जो पुअर बच्चे हो, जो वीक बच्चे हो, वो आओ, बेसिक्स की क्लास लगाओ और उससे सीखो। अब फिर से कई बार बच्चे इस पर्सनली बोलते हैं कि सर हमने ना क्लास ज्वाइन करनी है, हमने ना क्लास स्टार्ट करनी है इंग्लिश की, हम कहाँ से पढ़े। है ना, इंग्लिश आप पढ़ा रहे हो, एक दो क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक है समझ आ रहे हैं, पर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कई बार नहीं समझ आता है। तो भाई आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आपको क्या करना है, छोटा सा काम कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, अपना फोन नंबर, ठीक है। आई नीड हेल्प, अपना फोन नंबर, आई नीड हेल्प,
ये लिख करके अपना डाल दो। उसके बाद क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सीरियल की मेल आईडी दी हुई है, सारा करो, डाउट्स पूछो। तो आपकी हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं बच्चों यहाँ पर, हम आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा नहीं तो नब्ज देखे बिना, उसकी शक्ल देखे बिना, उसको जाने बिना, पहचाने बिना, उसको पता करे बिना वो बता देगा कि तुझे मलेरिया हुआ है भाई। लबेरिया का तो पता चल जाता है, मलेरिया का तो पता लगाना पड़ता है ना। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बीमारी का पता लगाना, है ना। तो अब बात चल रही है एलिजाबेथ, क्वेश्चन की बात कर लें। एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल in 2000 in the 2021 समर ओलंपिक्स। ठीक है, अब बेसिक है, मतलब हमने इसका मतलब भी निकाल लेना है यहीं से ही, और यहीं से ही इसको हमने सॉल्व भी कर देना है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अलग से कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी जो आपको कंफ्यूज कर दे उल्टा, और आप सेंटेंस भी समझ पाए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको आप बेसिक तरीके से टारगेट करो। इसका जब सेंटेंस में आप जब जानोगे कि अच्छा यहाँ पर सर ये लिखा है विद द गोल्ड मेडल, कुछ ये प्रॉब्लम है, उसका रीजन है सर आपने पहले मटेरियल नाउन पढ़ाया था नाउन क्लास में, टॉपिक बहुत बेसिक से, तो बताया था इसके पहले नो आर्टिकल का रूल होता है। नो आर्टिकल का रूल होता है, जो बच्चे नए हैं क्लास में वो नोट करें कि जो मटेरियल नाउन होगा उसके साथ नो आर्टिकल का रूल का मतलब है कि इसके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स। तो इसका आंसर ये होगा, द गोल्ड मेडल नहीं होगा। आगे ट्राई करेंगे, इंडिया हैज ज्वाइंट द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन। अब देखो, सबसे पहले आपको सेंटेंस को अच्छे से देखना है। इंडिया हैज ज्वाइंट, इंडिया ने ज्वाइन किया है, इंडिया हैज ज्वाइन द ग्लोबल फाइट। बेसिक चीज सबसे पहले, जिस बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि सर ये जो लिखा है थोड़ा बता देना एक बार कि इंडिया हैज ज्वाइंट कैसे आया, तो आप पहले तो लिखो कि जो है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी। यहाँ तक ठीक है, इंडिया हैज ज्वाइन, इंडिया ने ज्वाइन किया है क्या, द ग्लोबल फाइट। अब यहाँ किस चीज़ की बात चल रही है, ग्लोबल जो ओवरऑल फाइट चल रही है उसकी बात चल रही है। इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन, आगे लिखा है अमंग टैक्स इवेजन, जो टैक्स की चोरी करते हैं, है ना। तो या फिर टैक्स को इवेट कर रहे हैं, बेसिकली उसको लाभ नहीं फॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ें, उसको खत्म करने के लिए उसके खिलाफ जो है एक मुहिम के रूप में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल विश्व युद्ध। विश्व युद्ध से मतलब है कि एक तरह से कि उनकी मुखालफत करने के लिए कोई उतरा है मार्केट में कि क्या होगा। अमंग लिखो कि पर्सन के लिए यूज होने वाला शब्द है। अमंग जो शब्द है वो पर्सन के लिए यूज होने वाला शब्द है, और यहाँ पर टैक्स इवेजन क्या है, एक सिचुएशन है। क्या लिखोगे, टैक्स इवेजन एक सिचुएशन, सिचुएशन मतलब क्या, अवस्था है, एक प्रकार की अवस्था है। अच्छा सर, अगर ये अवस्था है, इंडिया हैज ज्वाइंट द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन, तो इसके बजाय आप कह दो अमिड टैक्स इवेजन। बेटर क्या होगा, अगर आप बोलो अमिड टैक्स इवेजन, मतलब आप बेसिकली अमंग के स्थान पर अमिड, अमिड सर कैसे, देखो मैं पहली बार सुना। तो बच्चों ध्यान रखना, अमिड जो वर्ड है वो सिचुएशन को शो करने के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। अमंग जो शब्द है वो बेसिकली लोगों के बीच में दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कि लोगों के बीच में ये चल रहा है, लोगों के बीच में ऐसा ऐसा जो भी है वहाँ पर अमल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद भी रह जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। Either if you plant a seed, you will be noticed that it takes some times to grow. That if you plant a seed, you will be noticed
that it takes some time to grow. सर, एक चीज बताओ, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यू के साथ सब्जेक्ट है, आपने मान लो बिल लगाना है, जैसा हमने पढ़ा है स्कूल में कि शाल लगाना है, तो सर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर शुरू पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा है बिल शाल के साथ। सर तो बिल शाल के साथ कई लोग बोलते हैं कि बी लगा के, सर हमने आई जी बी फोर पढ़ा है, तो वो भी ठीक पढ़ा है, आई एन जी भी आता है, आई विल बी गोइंग, आई विल बी सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ, नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आई विल बी सिंगिंग, शी विल बी डांसिंग, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये बतानी है कि फिर सर ये क्या है, यू विल बी नोटिस्ड। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि विल शैल के साथ अगर बी लगा करके, विल शैल के साथ अगर हम बी लगा दें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, वो हमेशा क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अब आती है बात कि अगर ये पैसिव वॉइस हो जाता है, अगर किसी वजह से, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टेक्स सम टाइम, ये वाला टाइप का सेंटेंस भाई पैसिव वॉइस हो जाता है, तो क्या पैसिव वॉइस की नीड यहाँ पे नहीं है? तो आप बोलोगे यू विल बी नोटिस्ड गलत है, हमने कहना चाहिए था यू विल नोटिस्ड। यू विल नोटिस्ड, नहीं नहीं, यू विल नोटिस फर्स्ट। अच्छा, तो इसका क्या मतलब बनेगा सर, और इसका क्या मतलब था ऑलरेडी? देखो, बी नोटिस का मतलब करवाया जाएगा, जबकि तुम नोटिस करोगे कि कुछ टाइम लगता है ग्रो करने में। अच्छा, करोगे और करवाया जाएगा, दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है, और उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप क्वेश्चन को इस तरह से नहीं फ्रेम कर सकते कि करवाया जाएगा और करोगे एक जैसे ही लिख दिया आपने, है ना। वो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। सेंटेंस का आंसर जो आपका है, इट विल, यू विल नोटिस हो जाएगा, यहाँ से बी हटेगा, है ना, और ई डी हटेगा, नोटिस आ जाएगा, यू विल नोटिस, इसका सही सेंटेंस बनेगा सी पार्ट। जिन्होंने भी सी लगाया इसका आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है। चलो नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर्स फर्मली शटेड बिहाइंड अस। ठीक है, अब ठीक है सर, इस क्वेश्चन को भी आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। कैसे देंगे सर वो कंफर्मेशन? देखो, बिल्कुल बेसिक है। इसमें देखो, आपने एक चीज नोटिस करी, कह रहा है वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर्स फर्मली शटेड बिहाइंड अस, है ना। बेसिक तरीके से समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा, कि वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स, जिसको आप रेड पेन से भी याद समझ नहीं कर सकते हो। वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर्स फॉर्मली शटर्ड। तो हमने कुछ वर्क है बच्चों, पुट, शट, कट, हिट, इनकी नो चेंज, नो चेंज इन वर्क, नो चेंज इन वर्क, इनमें वर्क चेंज नहीं होगी, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। वर्क चेंज नहीं होती, ये ध्यान रखना। We usually sleep in bedrooms with the doors firmly shut behind us। तो यहाँ पर आपका जो चेंज आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में जो चेंज आएगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो जितने लोगों ने आंसर इसका डी सोचा था,
अच्छा, एक और चीज़ है, आप अपना आंसर भी सोच के चल सकते हो, जैसे हम भी वही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा, है ना? तो आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें हमने कैसे करना है, मतलब कि आंसर क्या लगाना है, सर ये रीज़न है इसका, तो मतलब आपकी गलती नहीं होगी कभी भी, आप आंसर उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे ट्राई करें। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन प्राइवेट फर्म्स इन यूरोप। अब देखो क्या लिखा है, हंड्रेड, सिंपल है, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना। हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, hundreds of migrants work in private firms in Europe। इसका क्या मतलब, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन प्राइवेट फर्म्स इन यूरोप। बेसिक मतलब है कैसे, देखो, आप नोटिस करोगे लिखा है यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाम। इंग्लिश में बच्चों एक रूल होता है, अनकाउंटेबल नंबर बताने का, अनकाउंटेबल नंबर दर्शाने के लिए एक तरीका बनाएगी इसमें, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाम का। जैसे डजन्स ऑफ, जैसे डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन। मान लो आपने ऐसा सेंटेंस कोई लिखा, डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि दर्जनों अंडे फूट गए, दर्जनों अंडे फूट गए, बेकार हो गए। डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन, तो इसका आंसर आपका चला जाएगा हंड्रेड ऑफ माइग्रेंट्स वर इन प्राइवेट फर्म्स इन यूरोप। तो आप इसका आंसर सिंपली नो एरर लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, यूनिट प्लस नाउन प्लस ऑफ नाउन के साथ अनकाउंटेबल कंडीशन आती है, तो इसमें यूनिट भी प्लूरल लिखी जानी चाहिए और नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, ये रूल है। यूनिट भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, तब जाके आपका सेंटेंस सही बनेगा। Scientists have made dramatic progress in understanding and universe and the mechanism of biology। अभी को इसको मैं आपको बताने के लिए ना एक तरीका लगूंगा। क्वेश्चन क्यों लिखते हैं, बच्चे पूछते हैं, सर जो क्वेश्चंस होते हैं हम सॉल्व करते समय लिखेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, जैसे आप लिख के बताते, तो उसका देखो रीजन है मेरे पास। जब मैं क्वेश्चन लिख कर बताता हूँ ना, तो हमारा फोकस सारा क्वेश्चन पर चला जाता है लिखते टाइम, और उससे हम उसमें बारीकी, ये प्रैक्टिस चल रही है ना, तो प्रैक्टिस में स्पेशली हम जब इतनी बारीकी से फोकस को बढ़ा देते हैं, तो हम गलती को इजीली नोटिस कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, इजीली नोटिस कर पाते हैं। ये अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका है कि हम ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा लिख करके फोकस बनाते हैं, तो गलती जल्दी निकलती है अगर हम शुरुआत करें। अगर वैसे एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं इतना सारा लिखूंगा नहीं, फिर तो मैं आंसर एकदम मार्क करूंगा, ये इसका आंसर मार्क कर दो, वो इसका आंसर मार्क कर दो, इस तरह से। बट यहाँ पर हमने तो पढ़ना है कि साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग universe and the mechanisms of biology। अब यहाँ पर क्या पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि सर इसमें आप जो कहते हैं एंड वर्ड यूज कर रहे हो, ये बेसिकली एंड, ये क्या है, ये वोवेल के साथ यूज होता है, हाँ सर वोवेल के साथ। तो यूनिवर्स बताओ क्या है, यूनिवर्स सर वोवेल है, नहीं बेटे, यूनिवर्स का जो यू है उसका साउंड है वाई, ओ यू, यू, सर यू वाई कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से इसके पहले ए आर्टिकल आना चाहिए। हाँ, साइंटिस्ट हैव मेड
dramatic progress in understanding a universe and the mechanisms of biology. So better answer we go with the option number. You mean to say C? Yes. एन की जगह ए हो जाएगा यूनिवर्स, तो आपका आंसर सही है। काफी डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा था, आर्टिकल बेस्ड था। सी इज करेक्ट आंसर। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस गोइंग टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस गोइंग टू द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। नाउ ऐसा क्या है इसमें? द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस गोइंग टू related to, pertaining to, सिंपल है। तो आपको बोलना है कि द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस रिलेटेड टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। गोइंग टू का मतलब होता है समथिंग पेंडिंग ड्यू। आई ओ समथिंग टू यू, तो आपको देना है, यू ओ टू मी। तो इसका आंसर वही टू गलत हो जाएगा यहाँ पर। द पैनल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस पेंडिंग टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स बाय रिलेटेड टू द ऑफिसर्स कंसर्न्ड, ये हो सकता है। He got afflicted with the disease when he was a teenager. कोई आसान क्वेश्चन है। He got afflicted with the disease when, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी है, जल्दबाजी में ना करो जैसे कि। He got afflicted with the disease when he was a teenager, लिखा है ना? He got afflicted with the disease when he was a teenager। अब क्या सेंस है इसकी? बेसिक है। और कैसे हमने इसको सॉल्व करना, हमारा इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए बजाय इसके कि ये सेंटेंस मतलब कैसे इसकी फ्रेमिंग है ना। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसकी फ्रेमिंग नहीं समझ आ रही है, और ये जो लिखा है ये भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन में डाल रहा होगा कि सर अगर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा इसका क्या मतलब होता है, और कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि ही गॉट अफ्लिक्टेड विद द डिजीज से शुरू करूँ, यहाँ से आप शुरू करो। He got afflicted with the disease when he was a teenager। तो बेसिक सेंटेंस को आप इसी तरह से कर सकते हो कि इसमें आप he के साथ got afflicted with the disease में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाकी में प्रॉब्लम हो नहीं सकती, तो इसका आंसर आप ये मिनट लगाता है ना। I have watched a lot of students excel in online courses taking the full advantage of the convenience। अच्छा, एक बार मुझे याद है किसी बच्चे ने तो ये पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वीनियंस एंड कन्वेंस। और सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं, कन्वेंस कन्वीनियंस डिफरेंस क्या होता है? कन्वेंस बेसिकली साधन है, साधन। ये क्या है? कन्वीनियंस होता है आपका सधना। तो सधना मतलब जिस चीज पे आप आराम से सुविधापूर्ण अवस्था में हो, सुविधापूर्ण में होना, ये होता है।
I have watched a lot of students excel in online courses, taking full advantage of the convenience. कितना बढ़िया क्वेश्चन है. I have watched a lot of students excelling. Watched वर्ड के साथ आप नोट कर सकते हैं, watched वर्ड जो है इसके साथ चिल्ड्रन फैमिली का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस फॉर्म में करेंगे. एक्शन शो करने के लिए एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेलिंग इन ऑनलाइन कोर्सेज. उनको करते हुए देखा है. करते हुए, उनको करते हुए देखा है. आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेलिंग इन ऑनलाइन कोर्सेज, टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस. है ना, यहाँ पर सेंस क्या थी, करते हुए देखा है उनको. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना. मतलब जब आप आंसर मार्क कर रहे हो तो करते हुए देखा है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आंसर मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब नेक्स्ट नेक्स्ट है, समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडसेट एंड नॉट विलिंग टू लिसन. ठीक है. जैसे कह रहा है समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल, समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर closed minded. Sometimes we interact to people who are closed minded and not willing to listen. Who are not willing to listen. इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपका आंसर आ जाए. देखो कैसे करना है सर. इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको एक बार रेड पेन से यूज करके तो बताऊंगा. आपको थोड़ा रिलेट होगा आसानी से, फिर आप कर ले जाओगे. मतलब बिल्कुल बड़ी बिग डील की क्वेश्चन. आपको कह रहा है समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज माइंडेड. हु आर क्लोज्ड माइंडेड या फिर क्लोज माइंडेड, आसान है. तो पीपल हु आर क्लोज माइंडेड क्या है. आर क्लोज्ड या फिर क्लोज माइंडेड है. क्लोज्ड माइंडेड. समटाइम्स वी इंटरैक्ट विद पीपल, इंटरैक्ट विद पीपल हु आर क्लोज में प्रॉब्लम नहीं है. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, मतलब नॉट अ बिग डील. सेंटेंस कैसे बनेगा. फिर आगे क्या लिखा है, न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली. न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली. अब ये अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो. न्यू फैशन ट्रेंड्स किस चीज की बात चल रही है. फैशन ट्रेंड्स की बात चल रही है. न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली. कैसे. कह रहा है न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू लिखा है. अब ऑन टू कहीं से कहीं आता है.
आता है, कहीं से कहीं ट्रेंड आता है ना। ट्रेंड जो है वो ऑब्वियसली कहीं से लिया गया है ना, कहीं से कहीं। कहीं मुझे लगता है कि यहाँ न्यू ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली, तो इसका आंसर आपका फिर नो एरर चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माय रिसर्च रिलाई एट फोन कॉल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर कम्युनिकेशन। अभी क्या कह रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माय research rely at phone calls for almost their communication. Of the family in my research rely, let's से कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। rely on, समझ नहीं आएगा, rely on है ना। तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते थे कि ये थोड़ा इजी है क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन की कंडीशन को चेंज करना है। My friend Jatin usually wears a spectacle. क्या क्वेश्चन, क्या लिखा है? My friend Jatin, my friend Jatin usually wears a spectacles. अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डिसाइड। Friend Jatin usually wears a spectacles. He spectacle. लिखा है a pair of spectacles होता है, a pair of spectacles, क्योंकि चश्मा कर सकते हैं, चश्मा बनाई, भी चश्मा नहीं बनाना, सही सही। चश्मा बनाना मुश्किल काम, भी चश्मा है, ठीक है। चलो ये तो चश्मे बनाने की दुकान खुल गई। फिलहाल इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, स्पेक्टिकल्स होगा आंसर। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। A tiger skull is similar to lion. A tiger's skull is similar, तो मेरे क्या लगेगा, सिमिलर, क्लियर नहीं होता, सिमिलर, सिमिलर, ये कहना पड़ेगा, सिमिलर टू लायंस, क्योंकि टाइगर का स्कल होता है लायन के स्कल के सिमिलर, लायन के सिमिलर नहीं होता, लायन के स्कल के जैसा। आपको बोलना बेसिकली लायन के स्कल के जैसा था ना, तो उसके लिए आपको सेंटेंस सही लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस गलत था, अगर डजंट मेक सेंस, सही बात है। अलायंस हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। Mylar balloons cause power outages when they come of contact with power line, ये बड़ा अच्छा है, दो सेंटेंस। Mylar balloons
cause power outages when they come to contact contact with पावर लाइंस। तो आपको पता लग गया होगा क्या सर प्रॉब्लम है, कम ऑफ नहीं होगा, कम टू कॉन्टैक्ट विद, when they come to contact with power lines. Mylar balloons cause power outages when they come to contact. When they come to मतलब हो गया जो उसके संपर्क में आते हैं, ठीक है, ये वाले बलून जो होते हैं उसके संपर्क में आते हैं। तो ये कंडीशन है इसकी फिलहाल, है ना। तो इसका आंसर आपको जो मार्क करना चाहिए था बेसिकली वो सी ऑप्शन मार्क करना चाहिए था। 2 आ जाएगा, ऑफ की जगह, और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्गर ह्यूमन इंटेलिजेंस देन बिफोर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने लिख के पहले समझ लेना है, इसलिए हमारा आंसर गलत ना हो पाए। पहले क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव गॉट टू हैव, आगे इसमें ऑब्लिक बनाया वो इसलिए कि एरर ढूंढनी है कौन से पार्ट में किस तरह से लिखते हैं। बीफ्ड अप इंटेलिजेंस including from human intelligence than before। अभी क्या कह रहा है बेसिकली, सेंटेंस को पहले आप समझो। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हमें चाहिए एक बहुत ही ज्यादा मतलब अपडेटेड इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग मच स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंटेलिजेंस दैन बिफोर। दैन जब शब्द लगाया है आपने सेंटेंस में, तो क्या लगता है आपको कि कंपैरिजन होगा या नहीं, बताओ, मुझे सोच के बताओ। आप सब बोलोगे सर सब दैन लगा दिया तो कंपैरिजन होना लाजमी है, और कंपैरिजन जब होगा तो डिग्री पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव आएगी, तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये पार्ट है गलती का। फिर सी आया, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला ही था इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और तभी सॉल्व करो, गलती ना हो। We have got to have built up intelligence much stronger human intelligence than before is the right way. Germs will always find a way to exploit our human environment. Germs will always find a way to exploit our human environment. जैसे germs will always find a way to exploit human environment। मतलब क्या बना इसका, सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद उसको हम रिलेट कर लेंगे अपने आंसर के फॉर्म में कि जंप्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आवर ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें आप कोई भी ऐसी गलती निकालोगे जो फालतू की होगी तो गलत आंसर बनाएगा ही, तो इसलिए बेटर होगा आप आंसर इसका नोएडर। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि नोएडर की जैसी चीज लग रही है, मतलब साइंस निकल रही होगी तो बच्चों, है ना। तो जंप्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आवर ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। आगे ट्राई करते हैं। कह रहा है द यंग बॉय ट्राइड टू jerk out of the way, but she grabbed him and began rubbing the tip of his nose to get the stain off.
अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, इसके लिए मैं आपको पहले पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि ये समझ नहीं है वैसे। द यंग बॉय tried to jerk out of the way, but she grabbed him and began with the tip of his nose to get the stain. क्या मतलब है इसका? कह रहा था यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट। अब मैं आपको यहाँ से ब्लू पेन यूज करके थोड़ा समझा। द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे, बट शी ग्रैब्ड हिम एंड began rubbing the tip of his nose to get the stain off. अच्छा क्वेश्चन था समझाने के लिए। ए इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई गलती नहीं। शुरू शुरू में सेंटेंस लंबा होता है तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन कर देता है। अच्छा, मैंने भी देखा है बच्चे कई बार क्या होता है, वही सोच लेते हैं सर इतना लेंथी सेंटेंस है, गलती कैसे निकालेंगे, समझ में आएगी भी कि नहीं आएगी गलती, है ना। मतलब बड़ी तरीके की कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आती है और वो उनको कंफ्यूज करती रहती है कि सर पता नहीं इस तरह का सेंटेंस ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा, कंटेक्स्ट में ट्रू होगा कि। इतना लंबे सेंटेंस तो आप बच्चों कंफ्यूज हो ही जाओगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने वाला। आगे ट्राई कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड आर बेस्ड एट लिमिट स्टडीज। इसमें भी आसान है, देखो। मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड बेस्ड। अब क्या आ जाएगा इसमें, लिमिट की जगह पे आ जाएगा आपका लिमिटेड स्टडीज। लिमिट की जगह पे आप आंसर चेंज करके ऐड ऑन करके यहाँ पर आंसर सही बना सकते थे। तो जब आप चेक करते तो आपको रियलाइज होता कि हाँ, इसका आंसर सी क्यों आया है, बेसिकली क्यों आया है सी। तो उसका रीजन यही है सी आने का, है ना। वो कंडीशन शो कर रहा है, यही चीज है। आप बेसिक यही बोलोगे, उस कंडीशन शो कर रहा है कि क्या मतलब है इसका, है ना। मतलब ये क्वेश्चन समझने के लिए ना आपको मैं यही बोलूंगा, सलाह दूंगा कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, मतलब गो थ्रू दैट क्वेश्चन, जिससे कि आपको कोई डाउट हो क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये शायद हमारे डाउट का पार्ट है, हो सकता है ऐसा कि हमने समझा ना हो, है ना, और जल्दबाजी में आंसर लगा दिया हो। तो ये सारी चीजें करके हमें क्वेश्चन करना है। ओके, फिर कह रहा है देर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज एन मेजर इकोनॉमिक स्लम। देर सेंटेंस देखो क्या है, देर इज नो denying that our country is in a major economic slum, है ना। यहाँ देखो क्या बचा है, देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज इन अ मेजर इकोनॉमिक स्लम। पहले सेंटेंस को तुमको जब भी ऐसा सेंटेंस मिलेगा बच्चों, तो पहले इसको ध्यान से देख करके इसको कंफर्म करना है कि किस चीज की बात चल रही है, इसमें किस कंडीशन को ये डिस्प्ले कर रही है कंडीशन, जिससे कि आपका सेंटेंस गलत ना होने पाए। पहली चीज तो ये पक्की कर लो। अच्छा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ना ये कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में कि वो क्या, जैसे यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली ये एन मेजर गलत है। तो जब तुमने यहाँ पर एन मेजर देखा तो मेजर लगा दिया, जो कि आपने बस क्या करना था, बेसिक चीज है से कि क्या कह सकते हो, आर्टिकल की गलती है, तो आंसर आ जाएगा आपका।
ये देखो, है ना, समझ आए? मतलब ऐसा कोई नहीं है कि बड़ी डील है कि सर कैसे आंसर आया, क्या कंडीशन थी, समझ नहीं आया, ये सारा कुछ। चलो 70 पे खत्म कर लेंगे, ट्राई करते हैं दो क्वेश्चन। लेट्स ट्राई। हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकंड सन रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर। अब आप कंफर्म करना है यहाँ पर कैसे, हर कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन, उसका कंफर्ट उसके बच्चों में था, चिल्ड्रन, आई मीन हर सेकंड सन रूपर्ट was especially dear to her। क्योंकि जब आप कंपेयर करके बोल रहे हो कि दूसरा वाला कैसा था, उसके ज्यादा करीब था, है ना, क्लोजर जैसे कहते हो, डियरर कहते हो, तो वो वाला सेंस यहाँ पर होता है। तो क्या बन गया, डियरर टू हर बन गया, हर कंफर्ट वॉज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकंड सर रूपर्ट वॉज स्पेशली डियरर टू हर। बेसिक सेंटेंस था, बेसिक तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, समझ आ गया, ए आंसर आ गया। तो स्पेशली, वो स्पेशली डियर टू डियरर हो जाएगा, इसमें गलती से ये लिख दिया, इनका बी हो जाएगा। ठीक है, बिजनेसेस आर टेकिंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम, ये सिंपल है, इसमें भी कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं था, वगैरह का क्वेश्चन है। बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं कंपनी की जो कह रही है कि आप अपना काम आगे का कंटिन्यू करो घर से ही, वहीं से सारा डील करो, है ना, इधर आने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ। तो पता चल जाता है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक is not the only solution to this problem standing at front of us। सेंटेंस बेसिक है, समझना है रिलेट करके आपको केवल। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग बिफोर अस। यस, एट फ्रंट ऑफ अस की जगह स्टैंडिंग बिफोर अस। तो ये हमने स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस भी कहते हैं, पर बिफोर अस इसलिए लिखना है क्योंकि पर्सन के केस में हम बिफोर लगाते हैं बच्चों, और नॉन लिविंग के सेंस में हमने क्लास में क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज है, वैसे तो सेंटेंसेस में देख के पता लग जाता है कहाँ तक। तो हमने 470 तक कवर कर लिए क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको। रिवीजन करना और साथ में काम करना कि कमेंट सेक्शन में जाके बताना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, अपने आंसर जरूर लिखो भाई। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, और फिर देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन कितनी देर में कर लिए, कितना टाइम ले रहे हैं, हमारी समझदारी का लेवल कहाँ पहुंच गया है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। सब कुछ, हर चीज आपको एक ऑल टुगेदर करके कंफर्म करनी है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तभी, है ना। वैसे समझ में भी आएगा, फिर आपको डाउट रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं, पर आपको साथ में वीडियो को शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू शेयर, वीडियोस को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।